की एरियाज ऑफ फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस। तो हम देखते हैं कौन कौन से की एरिया होते हैं फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के। सबसे पहला होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। तो हमने को जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस है वो कंपनी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को चेक करने से शुरू करना चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग को क्या चेक करना है, हिस्ट्री और बैकग्राउंड चेक करना है। हिस्ट्री चेक करनी है कंपनी की कि कंपनी किस तरीके से सेटअप हुई थी, और बैकग्राउंड हमें चेक करना है प्रमोटर्स का कि ओरिजिनल प्रमोटर्स कौन थे। ये सब चेक करने से हमें जो कंपनी की जो टर्निंग पॉइंट्स हैं वो पता चल जाएंगे। सर्वाइवल स्ट्रेटजीज, उनका कंपनी का मार्केट शेयर जो वो इन्जॉय करते हैं, उनके प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल, उनका एडुकेसी ऑफ रिसोर्सेज, ये सारी बातें हमें पता चल जाएंगी। और हमें ये भी पता करना होगा कि ये जो टारगेट कंपनी है क्या अतीत में इसके कंपनी के बिजनेस के ऊपर जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है इसका कोई इम्पैक्ट पड़ा था या नहीं पड़ा था। तो और इधर बिजनेस का मतलब प्रोडक्ट सर्विस भी हो सकता है, मार्केट भी हो सकता है, लोकेशन ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटी या वेयर हाउस या ऑफिस कुछ भी हो सकता है इसमें। दूसरे हम आते हैं फाइनेंशियल प्रोजेक्शन में। तो इसमें जो एक्वायरर कंपनी का जो अकाउंटेंट है वो टारगेट कंपनी से क्या मांगेगा, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन मांगेगा 5 साल की विद डिटेल एजम्पशन एंड वर्किंग्स। और उसे ये चेक करना पड़ेगा कि जो एजम्पशन यूज़ किए गए हैं क्या ये अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। अगर उसे लगता है अकाउंटेंट को कि एजम्पशन जो यूज़ किए गए हैं वो अप्रोप्रिएट नहीं है तो फिर ही शुड कंसिडर इट्स इम्पैक्ट ऑन द ओवरऑल वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी। फिर तीसरा आता है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो इसमें अपने को चेक करना है कि जो टारगेट कंपनी है उसकी अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। क्या उसने अपने आप को सेल करने के लिए क्या रिसेंट में अपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ में कोई चेंज किया है कि नहीं किया, या फिर उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी में जो रिसेंट में जो चेंजेस आए हैं क्या वो कुछ इसलिए चेंजेस तो नहीं है ना कि उसको अपनी कंपनी बेचनी थी इसलिए उसने कुछ ऐसा चेंज किया था कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो अचानक से बढ़ जाएगा ताकि उसकी वैल्यूएशन बढ़ जाए, ऐसा तो चेंज नहीं है ना कुछ। और फिर जो कंपनी की पॉलिसी जो ये अडॉप्ट हो रखा है टारगेट कंपनी में, अकाउंटिंग पॉलिसी जो अडॉप्ट हो रखा है इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर, क्या इफेक्ट पड़ रहा है और क्या इससे जो प्रॉफिट है वो करेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। उसके बाद कि कुछ ऐसे एरियाज तो नहीं है ना इस टारगेट कंपनी में जहाँ पे जो अकाउंटिंग जो पॉलिसीज़ है वो अदर देन जो इंडस्ट्री यूज़ कर रही है उससे डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज़ का यूज़ किया जा रहा हो। कुछ ऐसे एरियाज अगर है तो उनको आपको आइडेंटिफाई करना है। फिर है रिव्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो देखो जो प्रॉफिट का जो इवेल्यूशन होता है ना वो नॉर्मली ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है। तो अपने को सबसे पहले क्या करना है कि अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो अपने को उसको अच्छे से एग्जामिन करना है कि इसका ऑपरेटिंग रिजल्ट्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसको एडजस्ट कर देना उस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को। फिर अपने को क्या है कि जो पास्ट के 4 और 5 ईयर्स का जो ट्रेडिंग रिजल्ट्स है उसका कंपैरिजन करना है। उससे अपने को क्या पता चलेगा, जो नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है ना उसका ट्रेंड पता चल जाएगा। फिर उस ट्रेंड को लेकर के उस नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो ट्रेंड है उसको लेकर के अपन ने क्या करना है, जो अदर सिमिलर कंपनी है उसके साथ कंपेयर करना है। और ये जो ऑपरेटिंग रिजल्ट है और इससे जो अकाउंटेंट है उसको कंपनी का जो इंडिकेटिव वैल्यूएशन है ना वो पता चल जाएगा। फिर आता है कैश फ्लोज। देखो हिस्टोरिकल कैश फ्लोज और उसके पैटर्न का रिव्यू करने से अपने को पता चल जाएगा कि जो मेजर ट्रेंड्स हैं वो कैश फ्लोज में वो क्या ट्रेंड है, जो एंटिटी की कैश जनरेटिंग एबिलिटीज़ है वो क्या है, क्या एंटिटी अपने इंटरनल एक्रूअल्स को मीट कर पा रही है कि नहीं मीट कर पा रही है, क्या कंपनी अपने ट्रेड पेबल्स को ऑनर कर पा रही है कि नहीं, क्या कंपनी अपने ट्रेड रिसीवर्स और इन्वेंट्रीज को सेल्स में कन्वर्ट कर पा रही है यानी कैश में कन्वर्ट कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, कंपनी ने अपने फंड्स को कितने अच्छे तरीके से जो है वो डिप्लॉय कर रखा है, और कंपनी का अगर कंपनी के पास अगर कोई आइडल फंड्स पड़ा हुआ है तो कंपनी किस तरीके से उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा रही है। मतलब ये नहीं कि आइडल फंड्स का मैक्सिमम बेनिफिट उठा रही है, पता ये करना है कि क्या कंपनी के पास कोई आइडल फंड्स पड़े हुए हैं और क्या कंपनी अपने जो अवेलेबल फंड्स हैं उनसे मैक्सिमम बेनिफिट उठा पा रही है कि नहीं उठा पा रही है। फिर आता है अपने को स्टैट्यूटरी कंप्लायंस का एरिया। तो इसमें देखो अब इसमें ना अपने को 2 चीज़ें देखनी है। सबसे पहले तो कि कौन कौन सी जो लॉज है वो उसके ऊपर उस कंपनी के ऊपर टारगेट कंपनी के ऊपर जिसको हम एक्वायर करना चाह रहे हैं तो कौन कौन से लिस्ट ऑफ लॉज हैं जो कि उस टारगेट कंपनी के ऊपर अप्लाई होते हैं। और फिर उन लॉज की एक चेकलिस्ट भी होती है कि उन लॉज में आपको ये चीज़ें कंप्लाइज करनी है, यानी चेकलिस्ट ऑफ लॉज भी चाहिए होगी हम। फिर अपने को देखना होगा कि कंपनी ने कौन से लॉज को कंप्लाई किया है और कौन से लॉज को कंप्लाई नहीं किया है, और अगर कंप्लाई नहीं किया है तो क्या कंपनी के ऊपर किसी तरीके का कोई पेनल्टी लगने वाला, अगर पेनल्टी लगने वाला है तो उसका
आपको क्वांटिफाइड असेसमेंट चाहिए होगा कि इम्पैक्ट ऑफ वॉल्यूशन क्या होगा, क्वांटिफिकेशन मतलब कि उसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा फ्यूचर में, इस तरीके से। फिर आता है मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज़। देखो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ना जो वर्कफोर्स का जो स्टेटस है, स्टाफ और या फिर एम्प्लॉयज़ का जो स्टेटस है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होता है। देखो जब आप कंपनी को एक्वायर करोगे तो आप क्या करोगे, काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ को आप फायर भी कर दोगे क्योंकि उन एम्प्लॉयज़ को आपको ज़रूरत होगी नहीं। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो कितना लेबर फोर्स है जो है वो आपको रिटेन करके रखना है, ठीक है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो मैनेजर स्टाफ है उनकी जॉब प्रोफाइल क्या है ये आपको पता करना चाहिए, ताकि आप उसी हिसाब से डिसाइड करोगे कि क्या इन लोगों की अब हमें जो हमारी कंपनी है उसमें ज़रूरत है कि नहीं है, या जिसका तरीके से हम इसी कंपनी को जिस नए तरीके से चलाना चाहते हैं उस नए तरीके में इनकी अब हमें ज़रूरत है कि नहीं है, कि क्या जो अभी तक जो जितने भी एम्प्लॉय बेनिफिट्स थे क्या वो प्रॉपर्ली पे हो गए हैं कि नहीं हो गए। ऐसा तो नहीं है कि कंपनी ने बोला हो कि पे हो गए हैं लेकिन अभी पे नहीं करने पड़े, यानी हमारी कॉस्ट जो है वो और आगे फ्यूचर में बढ़ने वाली है। और जो की एम्प्लॉयज़ है आपने उनका पे पैकेज भी अच्छे से रिव्यू करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल फैक्टर होता है ये फ्यूचर की जो एम्प्लॉय कॉस्ट है ना उसके लिए, कि अगर की जो एम्प्लॉयज़ है अगर उनका जो पे पैकेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है उससे भी ज़्यादा है, तो आपकी फ्यूचर में एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ने वाली है। अगर कम है तो आपको फ्यूचर में बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें आपकी जो फ्यूचर की एम्प्लॉय कॉस्ट है उसको इम्पैक्ट डाल सकती हैं। और इन सब जो फाइनेंशियल ड्यू डिलिजेंस के जो एरियाज हमने देखे उन सब एरियाज़ को याद करने का देखो एक तरीका है हमारे पास, ये रहा। रणवीर और दीपिका की हिस्ट्री और उनका बैकग्राउंड काली करतूतों से भरा पड़ा है। रणवीर कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग उनके फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाता था और दीपिका टैक्सेशन से रिलेटेड स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस को देखती थी। कोविड की वजह से सैलरी उन लोगों को आधी मिलने लगी, जिससे उनके पास कैश की कमी हो गई, तो उन्होंने कैश की चोरी करने का सोचा। और जब चोरी कर रहे थे, पता नहीं कहाँ से कर रहे थे, एटीएम से कर रहे थे कि कंपनी से कर रहे थे ये नहीं बताया, बट कैश की चोरी कर रहे थे। तभी कंपनी की मैनेजमेंट, अच्छा कंपनी में कर रहे थे, तभी कंपनी की मैनेजमेंट और एम्प्लॉय ने देख लिया और दोनों को पुलिस से पकड़वा दिया, ठीक है। तो देखो हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड से हमें हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी हमें रिव्यू करना, फिर फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस भी, जो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन जो 5 साल के बनेंगे उसे अब हमें लेना है विद डिटेल्ड वर्किंग एंड एजम्पशन, और ये भी पता करना है कि उनका एजम्पशन है वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। फिर टैक्सेशन से रिलेटेड भी चीज़ें अपने को देखनी है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंसेस भी देखने हैं कि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कोई वायलेशन तो नहीं हो रहा है, अगर वायलेशन हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है, उसे हमें क्वांटिफाई करना उस इम्पैक्ट को, ये सारी चीज़ें थी। फिर मैनेजमेंट एम्प्लॉयज़ था कि कितने मैनेजमेंट को अपने को रखना है, कितने उन्हें क्या उनको जो टारगेट कंपनी है उसने पूरा एम्प्लॉय बेनिफिट जो भी होता है वो पे किया है कि नहीं किया है, क्या ऐसा तो नहीं हमारे फ्यूचर में कॉस्ट बढ़ जाने वाले उसका कारण से। और जो कंपनी के जो टॉप एम्प्लॉयज़ है, जो की एम्प्लॉयज़ है, उनका पे पैकेज अपने को जज करना है और जॉब प्रोफाइल भी जज करना है कि अपने को अपना जो जिस तरीके से हम इस कंपनी को चलाना चाह रहे हैं उस कंपनी में इन लोगों की अब ज़रूरत है कि नहीं है। और अकाउंटिंग पॉलिसीज़ भी आपने देखना है कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज़ है वो दूसरी इंडस्ट्री से डिफरेंट है कि नहीं है, इस तरीके से चीज़ आपको देखनी है।